Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको अपलोड वीडियो को अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। आज का लेक्चर हमारा क्लास 10 है, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, यानी फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे बुक का जो लेक्चर है यानी कि जो चैप्टर है वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसलिए मैंने हर वीडियोस को या फिर हर कह सकते हैं हर एक चैप्टर को लगभग 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है या फिर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाए देखें। मेरे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर का लिंक डाल दिया गया है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन का विकास क्या कहलाता है और साथ साथ में संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इस चीजों पे मैंने चर्चा कर दिया था। अभी हम लोग देखेंगे कि संसाधन के प्रकार में संपत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उन्हें कहा किया जाता है, या फिर उनका मतलब कह सकते हैं कि परिभाषा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा क्लास 10 में ऐसा मतलब कह सकते हैं परिभाषा वगैरह 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग को देर किस बात का करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संपत्ति के आधार पे हमारे संसाधन, तो ये हमारे जो संपत्ति के आधार पे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। यानी आपको ऐसे बोलने से ही पता चल गया, एक तो ऐसा है भैया जिसको नया किया जा सकता है और एक ऐसा है जिसको हम लोग कभी नया कर नहीं सकते। या फिर दूसरे लैंग्वेज में आइए हम डिफिनेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे ऐसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर भौतिक या फिर रासायनिक क्रिया क्या है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मतलब हम लोग मिक्स करके या फिर उसमें कुछ ना कुछ बना करके हम लोग उसको परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे संसाधन की हम लोग क्या कर देते हैं, नवीकरणीय संसाधन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। एक चीज बताओ, क्या ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा है? नहीं। तो मैं आसान भाषा में ये भी तो कह सकता हूँ कि ऐसा ऊर्जा जो कभी हमारे खत्म ना हो सके उसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में आता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके से पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, यानी कि वैसा संसाधन जिसको हम लोग फिर से चक्रण या फिर किसी भी प्रोसेस के द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा धातु। अगला देखिए विकास के स्तर पे हमारा संसाधन। अब बता दो विकास के स्तर पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला विकसित, दूसरा हमारा आता है संभावित, तीसरा भंडारण एंड चौथा आता है संचित कोष। एक एक देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। सबसे पहला डिफिनेशन हमारा विकसित संसाधन देखते हैं। अगर नाम पे चाहे तो विकसित का मतलब आपको पता ही चल गया होगा, विकास रहित हो सकता है, मतलब कि विकास उसमें चल रहा हो ऐसा संसाधन की बात हमने किया है। यानी कि अगर मैं देखूं तो जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके इस्तेमाल की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, मतलब कोई वस्तु कितनी इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, इस चीज का हमने क्या कर दिया है, पुख्ता कर दिया है। तो वैसे ही संसाधन को हम लोग क्या कर देते हैं, विकसित संसाधन कह देते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी संसाधन जिसका हम लोगों ने पुख्ता कर लिया है तो वैसे संसाधन को हम लोग कह लेते हैं विकसित संसाधन। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगला हमारा आता है संभावित संसाधन। अब संभावित संसाधन क्या होते हैं, इनको देखो, जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है और इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। अब कहेंगे सर वर्तमान में इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगा जिसके कारण हम लोग क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास वस्तु तो है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसी को भी कह सकते हैं कि ये हमारा संभावित संसाधन कहलाते हैं। अगला हमारा आता है भंडार, या फिर जिसको आप लोग कहते हो भंडार का ऐसे अगर आम बोलचाल में देखा जाए तो उसका मतलब हो जाता है किसी चीज को स्टोर करके रख देना। अब रखोगे क्यों, ये भी तो हो सकता है। तो आपके पास अगर प्रौद्योगिकी ही नहीं है, अर्थात इंग्लिश में टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उसको रखना तो पॉसिबल होगा ही, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो वो संसाधन कैसे हुआ, मैंने कल ही बता दिया था। तो भंडारण, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो नहीं है लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित
प्रौद्योगिकी नहीं है, या फिर मतलब कह सकते हैं उनका प्रौद्योगिकी के लिए हमारे पास अभाव है, मतलब कि हम लोग उसका क्या नहीं कर सकते भैया, उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात हमारे पास उसके लिए या तो प्रौद्योगिकी नहीं है, या फिर कह लो उस प्रौद्योगिकी का या फिर उस टेक्नोलॉजी का हमारे पास अभाव है या फिर कमी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, संचित कोष। संचित कोष और भंडारण दोनों एक ही चीज होता है, ऐसा मतलब बहुत लंबा चीज नहीं होता है, अलग अलग चीज नहीं होता है, लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता है। जैसे देखो यहाँ भी मैंने लिखा है कि यह भंडार का हिस्सा होता है, अर्थात मैंने पहले ही कह दिया था कि ये भी स्टोर का क्या है, एक पार्ट है। इसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी तो मौजूद है, लेकिन सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। तो अर्थात मतलब इसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है, लेकिन उचित ढंग से हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे डैम। डैम से क्या बनता है, बिजली, मतलब जो पनबिजली होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन हर जगह के जितने भी डैम है, हर जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो कहोगे नहीं। बस वही तो मैं कहना चाहता था कि हमारे पास प्रौद्योगिकी है या फिर टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारा टॉपिक आता है संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल। यानी कि हम लोग संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल जो करते हैं, उससे हमारे लिए क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे या फिर कह लीजिए ग्लोबल परत पे क्या पड़ता है, इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यानी बड़ा इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर कह लीजिए जो पारितंत्र होता है, वो खतरे में पड़ जाता है। खतरा का मतलब खराब हो रहा हो, या फिर मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिक्कतें आ रही हो, मानसून वगैरह, या फिर कह सकते हैं मौसम, टेम्परेचर, ये सब लेकर, तो ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के तहत आते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है ओजोन परत का छिद्र होना। सबसे पहले तो आप लोग जानो कि ओजोन परत अगर छिद्र हो जाता है तो हर इंसान को कुछ ना कुछ उससे इफेक्ट पड़ेगा, और वो भी कारण खराब इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लोग को और डिटेल से बताऊं तो ओजोन लेयर जो होता है, वो हमारे पास सूर्य से जो यूवी रे आती है, यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, या फिर और डिटेल बताए तो पैरावैंगनी किरण जो आती है उसको रोकता है। अब कभी सर पैरावैंगनी किरण क्या है? पैरावैंगनी किरण ऐसा किरण है जो कि हमारे शरीर में स्किन कैंसर का प्रॉब्लम कराता है, और उसी स्किन कैंसर के प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमारा ओजोन परत काम करता है, जो कि फिलहाल अभी उसमें छिद्र हो रहा है, या फिर मतलब कह लीजिए कि होल हो रहा है, जिससे हमारे ऊपर क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि हम लोग क्या हो सकते हैं, कैंसर ग्रसित भी हो सकते हैं, यानी कि कैंसर हमें भी हो सकता है। अगला हमारा है संसाधन का कुछ सीमित लोगों के हाथों में चला जाना। जब भी संसाधन हमारे किसी दो या फिर दो से अधिक लोगों के हाथों में, मतलब एक पार्टिकुलर समाज के हाथ में चला जाएगा, तो वहां पे लोग क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। और बटने का मतलब क्या है, एक ठो वर्ग जो होगा गरीब हो जाएगा, और अगला वर्ग जो होगा अमीर हो जाएगा। यानी आपको मैंने पहले ही बताया था, कल ही के लेक्चर में बता दिया था कि संसाधन जो होते हैं कुछ लोगों के हाथों में चले जाने से कुछ लोग अमीर से हो जाते हैं संसाधन के प्रत्यक्ष में, और कुछ लोग क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है इसी में। अब इन तीनों को मतलब कि जो संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, तो इन तीनों से हमारा अगर इन पे हमें कह सकते हैं कि डायरेक्ट देखना चाहिए कि इनका जो भी मैंने बताया संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि हमारे पास सतत पोषणीय विकास हो सके या फिर होता रहे। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्न आता है कि सतत विकास पोषणीय है क्या? सतत विकास पोषणीय होता क्या है, तो मैं उसको अगले स्लाइड पे लेकर आता हूँ, क्योंकि ये अभी हमारा बोर्ड भर गया है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जिस तरीके से आपने मुझे फर्स्ट वाला वीडियोस में बहुत मतलब कह सकते हैं कि अच्छा रिफंड दिया हुआ है, उसी तरीके से मुझे आशा है कि इसको भी जरूर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि लगभग मतलब एक बहुत तो बड़ा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत कह सकते हैं कि ऊपर तक आपने पहुंचाया है। धन्यवाद पहुंचाने के लिए। आप इस वीडियोस को भी जरूर आगे तक ले जाइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपका ये तो कोई मायने नहीं रखता है, आप भी ज्यादा नंबर लाओ, आपका दोस्त भी लाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लेकर हम लोग आते हैं। चलिए, तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास पोषणीय, जिसे इंग्लिश में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात हिंदी में सतत विकास पोषणीय होता क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग देखें सतत विकास पोषणीय है क्या। हमने आपके डिफिनेशन से अपने लिखा हुआ है कि जब विकास होने के क्रम में, क्रम का मतलब होता है जो श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब भी जान लीजिए श्रेणी होता है।
जब हम लोग विकास कर रहे हो उस श्रेणी में या फिर उस क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अर्थात एक चीज तो फिक्स हो गया कि हम लोग यूज किसी सामान को करें, लेकिन भविष्य में आने के लिए या फिर उसका इस्तेमाल होने के लिए यदि हम लोग उसको सेव करते हैं या फिर कह लीजिए कंजर्व करते हैं, तो उसी को हम लोग सतत विकास पोषणीय अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा साउंड एंड वीडियोस दोनों क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भी हम लोग इसको चलिए। तो आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो गया। फिर अगला है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो। अब रियो डी जेनेरियो है क्या चीज? एक स्थान है या फिर कह लीजिए एक जगह है जहाँ पे हुआ क्या था, जहाँ पे हुआ था हमारा पृथ्वी सम्मेलन या फिर कह सकते हैं कह सकते हैं एक मीटिंग हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें 200 राष्ट्राध्यक्ष प्रेजेंट थे। अब सबसे तो बड़ी बात होती है कि ये 200 राष्ट्राध्यक्ष थे क्या भैया, थे कौन? तो इसमें क्या थे, लगभग कह लीजिए कि 200 राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है कि हर देश से लगभग 1 या 2 प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे या फिर वहां पे जुटे हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ये जो जुटाया गया था या फिर यहाँ पे जो लोग एकत्रित हुए थे उन्होंने पेश किया था एजेंडा 21 या फिर हिंदी बोले तो एजेंडा 21। एजेंडा 21 में था क्या भैया, तो 1922 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण और विकास की बातें कही गई थी, जिसको हम लोग शॉर्ट में UNCID का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया था, तो वो आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई थी ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके। अर्थात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक चीज का निर्णय लिया गया था कि हम लोग जो चीज भी करेंगे सब लोग मिलजुल कर करेंगे और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ साथ में अगर कोई देश उससे जूझ रहा हो, उसकी नुकसान मतलब हो रही हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि मतलब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अर्थात यहाँ पे एकजुटता या फिर एकरूपता दिखाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा आता है संसाधन नियोजन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आसान भाषा में बता दूं कि संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधन का नियमित तरीके से उपयोग करना। अगर मतलब नॉर्मली बोले तो संसाधन जो हमारे नियमित रूप से उपयोग होते हैं या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर कंडीशन में यूज करते हैं, उसी को हम लोग संसाधन नियोजन या फिर संसाधन के मतलब कह सकते हैं नियोजकता करते हैं। ठीक है, तो हम अब टॉपिक से पढ़ लेते हैं। इसमें हमने लिखा कि संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, यानी बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं। जहां पे कम करना है वहां पे कम कर लेते हैं, जहां पे ज्यादा करना है वहां पे ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई कहेगा कि सर कैसे नहीं समझे, तो जैसे मान लो कि पानी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा आता है कि आप लोग ट्रेन से यात्रा करते हो, बाय ट्रेन कहीं यात्रा कर रहे हो और मान लो तुम्हारे पास पानी नहीं है, तो कुछ समय के लिए उसको क्या करते हो, रोक कर रखते हो या फिर आप कोशिश करते हो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी को बर्बाद ना करें। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये मतलब कह सकते हैं कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करता हूं आगे। दूसरा पॉइंट है, कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज तो अन्य संसाधनों का अभाव है। अर्थात मतलब मैंने ये एग्जांपल देकर समझाया है कि कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं जहां पे संसाधनों की मात्रा अधिक है, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जिनकी मात्रा बहुत कम है। अब उसका एग्जांपल भी मैंने दिया है, जैसे झारखंड में प्रचुर मात्रा में भंडारण है। अब भंडार का मतलब देखो, जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पे जो झारखंड है, यहाँ पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, लेकिन वहां अन्य संसाधनों का अभाव है। अर्थात जैसे मान लो कि पानी का अभाव हो गया, तो मैंने कहा ना कि जैसे कुछ ऐसे जगह है जहां पे कुछ संसाधन ज्यादा है कुछ कम है, जैसे राजस्थान का ही मान लो बात है, तो मतलब वहां पे क्या है, पानी की मात्रा कम है। आई होप, मुझे आशा है कि ये स्लाइड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बोर्ड भर गया है, आते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर और बातें करते हैं इसको आगे। ठीक है, हमारी एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के अनुसार बहुत लॉन्ग चैप्टर है, जिसे कि शॉर्टली डिफाइन किया गया है और इसको हम लोग लगभग 20 to 25 मिनट के वीडियोस में हर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया गया है। ठीक है, तो आप हर वीडियोस को जरूर देखें। दूसरा, अगर जो भी डायरेक्टली इस वीडियोस पे आया है, प्लीज वो बैक वाला वीडियोस देख कर ही आएगा ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा और हमारा बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो हम लोगों ने अगले स्लाइड पे देखा संसाधन नियोजन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन किया कैसे जाता है,
किस तरीके से भारत संसाधन का नियोजन करता है अर्थात संरक्षण करता है, या फिर कह सकते हैं उसका उपयोग किस तरीके से करता है, इस चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा भारत में नियोजन, अर्थात उसी संसाधन नियोजन की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैंने संसाधन नहीं लिखा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर संसाधन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, संसाधन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत, मतलब मैंने आपको पहले ही जब संसाधन के बारे में पढ़ाया था तभी मैंने बात किया था कि संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी विथ इंस्टीट्यूट के साथ आपको मतलब जानकारियां होनी चाहिए। अर्थात मैंने कहा, जैसे इसका एग्जांपल मैं समझाऊं तो मैंने कह दिया कि आपके ये घर है और इस घर में क्या है, सोना है। अब आप तो बड़ा खुश हो जाओगे कि भैया हमारे घर में सोना, सर ने बता दिया और मैंने सच बताया, झूठ नहीं बताया, सही बताया, आपके घर में सोना है। तो आप क्या करोगे, आप खनने के लिए मशीनें लाओगे और बाई चांस मान लो तुमने 7 या 8 लाख का मशीनें लाई और उसमें कुछ भी मतलब मान लो कि 25,000 या फिर 75,000 का लगभग आपको सोना मिला, घाटा लग गया या फिर फायदा हुआ, आप कहोगे सर इससे घाटा हो गया। तो वही चीज मैंने कहा, हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, अर्थात मैंने कहा आपके पास अच्छा तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होता तो आपको इतना मतलब कह सकते हैं घाटा झेलने की जरूरत नहीं पड़ पाती। इसलिए मैंने कहा कि हर एक संसाधन को अच्छी तरीके से जानने के लिए या फिर उसका उपयोग करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हमने बता दिया। इसमें मैंने लिखा है कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधन की पहचान कर तालिका बनाना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे इस चीज का पता चलेगा कि किस स्टेट में, किस देश में, कहां पे कौन से संसाधन की मात्रा प्रचुर है और कौन सी मात्रा कम है। इस चीज से एक और भी डिसीजन हम लोगों को मिल सकता है कि हम लोग जिस जगह पे जो संसाधन कम है उसको वहां पे विकसित किया जाए और जो जहां पे ज्यादा हैं उनको वहां से किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को यहां तक समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगला देखो, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। अब देखिए, संसाधन नियोजन मतलब कि संसाधन का जिस तरीके से हम लोग उपभोग करें उसी तरीके से उस संसाधन नियोजन के बीच या फिर कह सकते हैं कि उसका विकास भी करें। ये नहीं कि हम लोग एक साइड से खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का है कि आप जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं एक साइड से आप उसका इस्तेमाल करिए, दूसरे साइड से उसको तैयार भी करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मान लीजिए जंगलों की कटाई करते हो तो एक साइड में पेड़ों की कटाई करते हो, अगर बाई चांस मतलब करते हो, ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज है, जब आप लोग बाग या फिर बगीचा लगाते हो तो वो सिर्फ मतलब रखने के लिए थोड़ा लगाते हो, उसको बाद में कभी ना कभी तो उसके पेड़ों को बेचोगे जरूर। तो उसको यदि एक साइड से कटवाते हो, जैसे मान लो कि तुम अगर एक पेड़ कटवाते हो तो लगभग उसमें कम से कम 4 पेड़ों को लगाने की कोशिश करो। यही हमारा संसाधन नियोजन विथ डेवलपमेंट भी रहेगा, मतलब कि हम लोग आने वाले भविष्य के लिए विकास भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा या फिर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन या फिर ढांचा तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, तो भैया भारत में इस तरीके से कर सकते हैं कि संसाधन का नियोजन होता है या फिर संसाधन का संरक्षण होता है या फिर संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो संसाधन का संरक्षण यानी कि संसाधन का बचाव कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात एक बता दूं कि जिस भी चीज का जो भी हमारे संसाधन है, किसी चीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उससे हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी या फिर हिंदी बोले तो महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी जो थे अत्यधिक उत्पादन अर्थात किसी चीज की अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्टिविटी कराने के विरोध में थे। विरोध करने का मतलब है उसके खिलाफ थे और उसकी जगह उन्होंने कहा था कि जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत भी करते थे। अर्थात अगर मैं किसी चीज का ज्यादा उत्पादन करता हूं तो जो हमारे गांधी जी थे जिस टाइम में वो कह सकते स्वाधीनता के मतलब लड़ाई लड़ रहे थे तो इसका खिलाफ भी करते थे। अर्थात मतलब हमें जितना चीज चाहिए उतना ही प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अर्थात हिंदी बोले तो किसी सामान की उतनी उत्पादकता होनी चाहिए, किसी इंडस्ट्री में उतना ही सामान बनना चाहिए जितना कि हमें आवश्यकता है, अन्यथा उससे क्या होगा कि उस सामान डिस्ट्रॉय होगा या फिर मतलब कह सकते हैं बर्बाद होगा। ठीक है, अब देखिए संसाधन के दोहन से कई सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, इसको लिखे नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न
उत्पन्न हो जाती हैं। गांधी जी का मानना था कि अत्यधिक टेक्नोलॉजी या फिर किसी संसाधन का अत्यधिक शोषण कर देने से हमारा जो प्रवृत्ति है अर्थात जो हमारी दुनिया है इसको संकट झेलना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं मतलब कि एक तरह से कहिए कि हमारी जो दुनिया है उसमें क्या हो सकता है, महामारी आ सकती है। किसी भी चीज का अगर अत्यधिक आप उपयोग करते हो या फिर कह लो उपभोग करते हो तब, ठीक है। आगे देखिए, इसमें फिर उन्होंने कहा था कि पृथ्वी संसाधन यानी कि जो पृथ्वी हमारी है अर्थात मतलब जो हमारा अर्थ है इस पे जो भी संसाधन है वो एक सीमित मात्रा में है। आपको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल बताऊं तो आपको बहुत बार जियोग्राफी में छोटे क्लास से लेकर क्लास अब 10 पढ़ रहे हो तब तक में आपको पता चला होगा कि हमारी पृथ्वी पे लगभग 75% वाटर है, लेकिन फिर भी हमें दुर्भाग्य की बात है कि पानी को खरीद कर पीना पड़ता है। अब इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, यानी कि हम लोग पढ़ते तो है कि 75% पृथ्वी पे पानी है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को पीने के लिए 20 रुपए का बोतल खरीदना पड़ता है। तो यही चीज कहने का है कि पृथ्वी पे जो संसाधन है एक सीमित है, उस संसाधन को बढ़ाया नहीं जा सकता, घट बेशक सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि भैया हर संसाधन का क्या करो, जितना तुमसे हो सकता है बचाव करो, संरक्षण करो या फिर नियोजन करो, यानी कि उसको एक तालिकाबद्ध करो, कितना आपको उपभोग करना है, किस चीज में कितना करते हो, इस चीज का उपभोग करो। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से हमारा बोर्ड हो गया है, भर गया है, फुल हो गया है, या फिर कह सकते हैं भर गया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे जो YouTube चैनल है उसे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना और जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना ताकि आपको टाइमली वीडियोस आ सके, ठीक है। तो अगर दूसरा चीज, आपका दोस्त भी अगर बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको भी जरूर सेंड करना ताकि उसकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, क्योंकि एक शिक्षा ऐसी चीज है जो कि अकेले नहीं हो सकती। क्योंकि हर क्षेत्र में आपको पता होगा कि जब कंपटीशन की दुनिया में उतरते हैं तो आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे होंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को लेकर, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भू संसाधन। अगर मैं शॉर्टली बताऊं लिखने से पहले कि भू संसाधन होता क्या है, तो बेसिकली भूमि का ही हम लोग जब बात करेंगे तो वो हमारा संसाधन हो जाएगा। और ये भूमि कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप में होती है, लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अगले स्लाइड पे देखा संसाधन नियोजन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन किया कैसे जाता है, किस तरीके से भारत संसाधन का नियोजन करता है अर्थात संरक्षण करता है, या फिर कह सकते हैं उसका उपयोग किस तरीके से करता है। इस चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा भारत में नियोजन अर्थात उसी संसाधन नियोजन की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैंने संसाधन नहीं लिखा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर संसाधन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, संसाधन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत, मतलब मैंने आपको पहले ही जब संसाधन के बारे में पढ़ाया था तभी मैंने बात किया था कि संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी विथ इंस्टीट्यूट के साथ आपको मतलब जानकारियां होनी चाहिए। अर्थात मैंने कहा, जैसे इसका एग्जांपल मैं समझाऊं तो मैंने कहा दिया कि आपके ये घर है और इस घर में क्या है, सोना है। अब आप तो बड़ा खुश हो जाओगे कि भैया हमारे घर में सोना, सर ने बता दिया, और मैंने सच बताया, झूठ नहीं बताया, सही बताया, आपके घर में सोना है। तो आप क्या करोगे, अब खनने के लिए मशीनें लाओगे, और बाई चांस मान लो तुमने 7 या 8 लाख का मशीनें लाई और उसमें कुछ भी मतलब मान लो कि 25,000 या फिर 75,000 का लगभग आपको सोना मिला, घाटा लग गया या फिर फायदा हुआ, आप कहोगे सर इससे घाटा हो गया। तो वही चीज मैंने कहा, हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, अर्थात मैंने कहा आपके पास अच्छा तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होता तो आपको इतना मतलब कह सकते हैं घाटा झेलने की जरूरत नहीं पड़ पाती। इसलिए मैंने कहा कि हर एक संसाधन को अच्छी तरीके से जानने के लिए या फिर उसका उपयोग करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हमने बता दिया। इसमें मैंने लिखा है कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधन की पहचान कर तालिका बनाना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे इस चीज का पता चलेगा कि किस स्टेट में, किस देश में, कहां पे कौन से संसाधन की मात्रा प्रचुर है और कौन सी मात्रा कम है। इस चीज से एक और भी डिसीजन हम लोगों को मिल सकता है कि हम लोग जिस जगह पे जो संसाधन कम है उसको वहां पे विकसित किया जाए, और जो जहां पे ज्यादा है उनको वहां से किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगला देखो, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। अब देखिए, संसाधन नियोजन मतलब कि संसाधन का जिस तरीके से हम लोग उपभोग करें उसी तरीके से उस संसाधन नियोजन के बीच, या फिर कह सकते हैं कि उसका विकास भी करें। ये नहीं कि हम लोग एक साइड से खाली इस्तेमाल कर रहे हैं,
मतलब मेरे कहने का है कि आप जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साइड से आप उसका इस्तेमाल करिए, दूसरे साइड से उसको तैयार भी करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मान लीजिए जंगलों की कटाई करते हो, तो एक साइड में पेड़ों की कटाई करते हो, अगर बाई चांस मतलब करते हो, ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज है, जब आप लोग बाग या फिर बगीचा लगाते हो तो वो सिर्फ मतलब रखने के लिए थोड़ा लगाते हो, उसको बाद में कभी ना कभी तो उसके पेड़ों को बेचोगे जरूर। तो उसको यदि एक साइड से कटवाते हो, जैसे मान लो कि तुम अगर एक पेड़ कटवाते हो तो लगभग उसमें कम से कम 4 पेड़ों को लगाने की कोशिश करो। यही हमारा संसाधन नियोजन विथ डेवलपमेंट भी रहेगा, मतलब कि हम लोग आने वाले भविष्य के लिए विकास भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा या फिर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन या फिर ढांचा तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है? तो भैया भारत में इस तरीके से कर सकते हैं कि संसाधन का नियोजन होता है या फिर संसाधन का संरक्षण होता है या फिर संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो संसाधन का संरक्षण यानी कि संसाधन का बचाव कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात एक बता दूं कि जिस भी चीज का जो भी हमारे संसाधन है, किसी चीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उससे हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी या फिर हिंदी बोले तो महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी जो थे अत्यधिक उत्पादन अर्थात किसी चीज की अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्टिविटी कराने के विरोध में थे। विरोध करने का मतलब है उसके खिलाफ थे और उसकी जगह उन्होंने कहा था कि जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत भी करते थे। अर्थात अगर मैं किसी चीज का ज्यादा उत्पादन करता हूं तो जो हमारे गांधी जी थे जिस टाइम में वो कह सकते स्वाधीनता के मतलब लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो इसका खिलाफ भी करते थे। अर्थात मतलब हमें जितना चीज चाहिए उतना ही प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अर्थात हिंदी बोले तो किसी सामान की उतनी उत्पादकता होनी चाहिए, किसी इंडस्ट्री में उतना ही सामान बनना चाहिए जितना कि हमें आवश्यकता है, अन्यथा उससे क्या होगा कि उस सामान डिस्ट्रॉय होगा या फिर मतलब कह सकते हैं बर्बाद होगा। ठीक है, अब देखिए संसाधन के दोहन से कई सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, इसको लिखे नहीं है, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गांधी जी का मानना था कि अत्यधिक टेक्नोलॉजी या फिर किसी संसाधन का अत्यधिक शोषण कर देने से हमारा जो प्रवृत्ति है अर्थात जो हमारी दुनिया है इसको संकट झेलना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं मतलब कि एक तरह से कहिए कि हमारी जो दुनिया है उसमें क्या हो सकता है, महामारी आ सकती है। किसी भी चीज का अगर अत्यधिक आप उपयोग करते हो या फिर कह लो उपभोग करते हो तब। ठीक है, आगे देखिए, इसमें फिर उन्होंने कहा था कि पृथ्वी संसाधन यानी कि जो पृथ्वी हमारी है अर्थात मतलब जो हमारा अर्थ है, इस पे जो भी संसाधन है वो एक सीमित मात्रा में है। आपको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल बताऊं तो आपको बहुत बार ज्योग्राफी में छोटे क्लास से लेकर क्लास अब 10 पढ़ रहे हो तब तक में आपको पता चला होगा कि हमारी पृथ्वी पे लगभग 75% वाटर है, लेकिन फिर भी हमें दुर्भाग्य की बात है कि पानी को खरीद कर पीना पड़ता है। अब इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, यानी कि हम लोग पढ़ते तो है कि 75% पृथ्वी पे पानी है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को पीने के लिए 20 रुपए का बोतल खरीदना पड़ता है। तो यही चीज कहने का है कि पृथ्वी पे जो संसाधन है एक सीमित है, उस संसाधन को बढ़ाया नहीं जा सकता, घट बेशक सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि भैया हर संसाधन का क्या करो, जितना तुमसे हो सकता है बचाव करो, संरक्षण करो या फिर नियोजन करो, यानी कि उसको एक तालिकाबद्ध करो, कितना आपको उपभोग करना है, किस चीज में कितना करते हो, इस चीज का उपभोग करो। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से हमारा बोर्ड हो गया है, भर गया है, फुल हो गया है, या फिर कह सकते हैं भर गया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे जो YouTube चैनल है उसे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना और जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना ताकि आपको टाइमली वीडियोस आ सके। ठीक है, तो अगर दूसरा चीज आपका दोस्त भी अगर बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको भी जरूर सेंड करना ताकि उसकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, क्योंकि एक शिक्षा ऐसी चीज है जो कि अकेले नहीं हो सकती। क्योंकि हर क्षेत्र में आपको पता होगा कि जब कंपटीशन की दुनिया में उतरते हैं तो आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को लेकर, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भू संसाधन। अगर मैं शॉर्टली बताऊं लिखने से पहले कि भू संसाधन होता क्या है, तो बेसिकली भूमि का ही हम लोग जब बात करेंगे तो वो हमारा संसाधन हो जाएगा। और ये भूमि कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप में होती है, लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया और नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं जिसमें हमने टॉपिक लिखा हुआ है भू संसाधन। सबसे पहले तो मैं बता दूं भू का मतलब क्या होता है। भू का मतलब होता है भूमि और संसाधन का मतलब जो हमारे उपयोग में आती है उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में इन्वॉल्व सभी चीजें लगभग हमारा संसाधन है। लगभग क्या संसाधन है ही, लेकिन पार्टिकुलर मैंने संसाधन कहा।
अगर भूमि की बात होती है तो इसका मतलब हो जाता है कि भूमि से रिलेटेड संसाधन की बात करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि भूमि जो हमारा होता है भू संसाधन वो कितने पार्ट का होता है, यानी कौन कौन से होता है। सबसे पहला भू संसाधन मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा मैदान, अर्थात भारत का लगभग या फिर सॉरी हमारे टोटल पृथ्वी का लगभग 43% भाग जो है मैदानी भाग है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैदानी भाग कहते किसको है, जवन भैया प्लेन इलाका रहता है अर्थात जहाँ पे खेती की जाती है वही हमारा मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कितने प्रतिशत है, 43 या फिर हिंदी में बोले तो 43%। अगला देखो, अगला मैंने लिखा पहाड़। अब देखो पहाड़ भारत की कुल भूमि का, अब एक चीज याद रखना, भारत की कुल भूमि कितनी है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया, एग्जैक्ट आप जाकर गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने एस्टिमेट बता दिया कि 32.8 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा तो उसका जितना भी 30% आएगा आप कैलकुलेट करके अर्थात आप मैथमेटिक्स करके निकाल सकते हो कि ये हमारा पहाड़ टोटल कितने होंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये आती है कि भैया पहाड़ का काम क्या होता है। पहाड़ का काम होता है नदियों को ओरिजिनेट करना, हिंदी बोले तो नदियों को प्रवाहित करना पहाड़ का काम होता है। अब कहोगे सर इसको बता दीजिए कि पहाड़ में आखिर नदियां ओरिजिनेट होती कैसे हैं। एक चीज बता दूं, जो हमारे माउंटेन होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और जो ऊपर वाला इलाका रहता है यहाँ पे बर्फ जम जाते हैं और यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यही बर्फ पिघल पिघल कर थोड़ी थोड़ी कह सकते पार्टिकुलर नदियों में निकलने लगते हैं। जैसे बारहमासी नदी का अगर एक नाम बताऊं तो आपका गंगा है, और गंगा निकलती कहां से है बाबू, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। अब ये गंगोत्री जो ओरिजिनेट होती है ये पहाड़ से होती है, और पहाड़ से कैसे ऊपर बर्फ जमा है और नीचे क्या होने लगेगा, जब ये पिघल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी आने लगेगा, और यही पानी आते आते मतलब कह सकते हैं जो गंगोत्री से निकलती है उसको कहा जाता है गंगा। एक एग्जाम्पल बताया, अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा सर्वाधिक किस राज्य में बहती है तो ये भी नाम बता देना, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बहती है। उसके बाद ये कहां पे जाती है, बिहार में आ जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगर कोई ये पूछे कि बिहार में कहां से प्रवेश करती है, आपका ये जो बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश के उस जगह से, यानी बक्सर के क्षेत्र में ये प्रवेश से करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बारहमासी नदियां। हाँ, आप लोग कुछ लोग होंगे जो कि पूछ सकते हैं सर बारहमासी नदियां कह दिए, इसका मतलब कि नदियां कई पार्ट में होंगी, तो बता दीजिए नदियां कितनी पार्ट में होती हैं। नदियां दो पार्ट में होती हैं, एक हमारे पास होती है बारहमासी और एक जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल। बाबू सीजनल का मतलब क्या है कि जब बारिश होगा तभी इस नदी में पानी रहेगा, अर्थात पानी नहीं रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सीजनल। ठीक है, अब देखो जहां भी हम लोग नदियों की बात करेंगे वहां की मिट्टी भी कैसी रहेगी, उपजाऊ मिट्टी रहेगी। कारण क्या है भैया, नदियों में कभी कभी बाढ़ आता है, और जब बाढ़ आता है तो उधरिया से क्या करेगी, मिट्टिया को चेंज करती रहती है, जिसके कारण वहां का इलाका क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। जब मैं मिट्टी बताऊंगा तो इसी में बता दूंगा कि मिट्टी में जो उपजाऊ होता है, बांगर एंड कह सकते हैं खद्दर जो आते हैं, ये सब हमारे उपजाऊ मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है, छोड़ो उनकी, बाद में मैं सॉइल अभी लेकर आऊंगा जब अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि नहीं हो पाएगा टोटल, तो जब नेक्स्ट वीडियो से लेकर आऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। भारत की कुल भूमि का 27% पठार है। अब इतना क्लियर कर लो, 30% इधर भारत के टोटल भूमि का 30% पहाड़ हो गया, 27% पठार हो गया, बाकी जो बचा उसको निकाल देना। ठीक है, अब देखो पठार से हमें भैया मिलता क्या है, पठार से हमें क्या होगा, जिस तरीके से मैंने बताया कि पहाड़ों से हमारे पास क्या मिलती है बाबू, नदियां मिलती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास पठार, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले प्लेटिव बोलते हैं, तो इससे मिलेगा हमें खनिज। अभी कहोगे सर खनिज क्या है, मिनरल क्या है, तो मिनरल का मतलब होता है अलग अलग तरीके से हम लोग नाम रखते हैं, स्टोन होते हैं पत्थर, जिससे कि स्फटिक हो गया या फिर टोपाज हो गया, अलग अलग कुल मतलब कह सकते हैं कि ये लोग तांत्रिक वगैरह लोग बताते हैं कि हमें पहनना चाहिए, तो उन सभी को बनाने के लिए हमें एक पत्थर की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग कह सकते हैं बेसिकली खनिज। दूसरा हमारे पास होता है जीवाश्म ईंधन, और तीसरा हमारे पास पठार में ही आ जाता है वन। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा वीडियोस, एंड कह सकते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।